नमस्कार दोस्तों। आज बिहार इलेक्शन में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर का चर्चा फिर एक बार हो गया है कि कर्पूरी ठाकुर के जो वंशजों हैं वो किस तरह से बिहार में ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी को सुरक्षित किया है। उसी पर मैं अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ। तो पहली बार कि जब जननायक कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री बने थे तो उनके पिता स्वर्गीय गोकुल ठाकुर थे, जो उस इलाके में अपना जाति के आधार पर अपना व्यवसाय करते थे, लोगों का बाल बनाना, सेविंग करना। तो इसी संदर्भ में जब बिहार के मुख्यमंत्री स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बन गए, फिर भी उनके पिता से ज़बरदस्ती उस क्षेत्र के जमींदार ये सब काम करवाना चाह रहा था। तो नित्य दिन जमींदार को घर पे जाते थे, दाढ़ी बाल बनाना रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन वहाँ हाजिरी लगाना बहुत ज़रूरी था। लेकिन एक बार जब वो उनके घर पे नहीं गए तो वहाँ के जमींदार ने उनको ज़बरदस्ती बुलाया और बोला कि देख तो गोकुलवा आज क्यों नहीं आया है। जब वो जमींदार के घर पर आए और उन्होंने अपनी मजबूरी बताया कि आज उनकी तबीयत खराब थी, इस कारण नहीं आया, तो जमींदार ने ज़ोर ज़बरदस्ती करना शुरू किया। तो उन्होंने कहा कि मैं अब यह सब काम नहीं करूँगा। तो उनको जमींदार के लठैतों ने बहुत पीटा, बहुत मारा। तो इस संदर्भ में अमीर खुसरो का कुछ कविता की पंक्तियां हैं जिसे उन्होंने ब्रज भाषा में कहा है कि नित मेरे घर आवत है, शाम बितत फिर जावत है, फंसी अमावस गौरी के फंदा, हे सखी साजन न सखी चंदा। इसका तात्पर्य यह होता है, अगर स्वर्गीय गोकुल ठाकुर के संदर्भ में देखा जाए तो नित्य जमींदार के घर पे जाते थे और सुबह से लेकर शाम तक वहीं बैठे रहते थे। रात होने पर वो फिर वापस जाते थे। लेकिन जब एक दिन वो जमींदार के घर पे नहीं गए तो वो एक तरह से देखा जाए तो जमींदार के गले में एक फांस बन गया, जिसके कारण उस जमींदार ने उनको बहुत मारा पीटा। हे सखी साजन न सखी चंदा। इसका मतलब साजन का मतलब यहाँ पे स्वर्गीय गोकुल ठाकुर जी से है, जो जमींदार अपने दोस्तों से जो लठैत है उसको बताता है कि गोकुलवा क्यों नहीं आया। जब वहाँ के जिला प्रशासन को पता चला तो जिला प्रशासन ने जमींदार को जेल में बंद किया। जब कर्पूरी ठाकुर ने जिला प्रशासन को उस जमींदार को छोड़ने के लिए बोला तो जिला प्रशासन ने कहा कि ये पूरे शासन प्रशासन के लिए बदनामी होगी। तो उन्होंने कहा कि आज मेरे पिताजी को, गोकुल ठाकुर को के संदर्भ में अगर जमींदार को इस तरह के पनिशमेंट दोगे तो देखो कि कितने बिहार ही नहीं देश में ओबीसी, ईबीसी, दलित का क्या हालत बना हुआ है। एक आदमी को संरक्षण देने से, ठीक करने से नहीं होगा, बल्कि पूरे ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको संरक्षण दिया जाएगा, तभी मेरा सपना साकार हो। आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो माननीय न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई के ऊपर भरी न्यायालय में राकेश किशोर के द्वारा चप्पल उछाला गया तो उन्होंने कहा
उन्होंने उसे माफ़ कर दिया, क्योंकि उनको मन में, उनके याददाश्त में कहीं न कहीं कर्पूरी ठाकुर जी की बात आई कि मान लिया जाए कि आज मेरे ऊपर इस तरह से हो रहे हैं ऐसे भारत में कितने ओबीसी, ईबीसी, माइनॉरिटी और दलित पर चप्पलें नहीं उठाए जा रहे हैं, उनकी हत्या भी की जा रही है, उनका मानवाधिकार का उल्लंघन भी हो रहा है। तो इनका कहने का मतलब यह है कि अगर भारत में हर ओबीसी, एससी, एसटी और मुस्लिम सुरक्षित नहीं है और उनके लीडर सुरक्षित नहीं है, तो मैं कितना बड़ा पद पे बैठ जाऊं, या ओबीसी, एससी, एसटी या माइनॉरिटी के लोग कितने बड़े पद पे बैठ जाएं, वो सुरक्षित नहीं रह सकते। इस चलते सबसे पहले जो सुरक्षा देने की बात है और समाज के दबे कुचले ओबीसी, ईबीसी और माइनॉरिटी की देने की ज़रूरत है, तभी ऊपर के पद पर बैठे लोग अपने आप सुरक्षित हो जाएंगे। आप मनु भंडारी के महाभोज पढ़ लें। जब बिशु की हत्या जोरावर सिंह कर देता है तो मुख्यमंत्री दास साहब जोरावर को कहते हैं कि समय के अनुसार बदलना सीखो। तो जोरावर सिंह कहता है कि जहाँ बदलता होगा ज़माना बदलता होगा, जिसके बाप दादा मेरे सामने खड़ा भी नहीं होते थे उसकी वंशज हमारे साथ इस तरह के हरकत करेंगे तो अंजाम यही होगा। लेकिन आज मैं बता देना चाहता हूँ कि अब ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी में वैसे लीडर नहीं है कि जो बिशु के हत्या के बाद मौन धारण कर लेंगे और उसके पूर्वजों को इस तरह से प्रताड़ित किया जाएगा। क्योंकि अगर ज़माना नहीं बदलता होगा तो तुमको बदलना पड़ेगा, और तुमको बदलने के लिए लालू प्रसाद यादव जी, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, स्वर्गीय काशीराम, जिसे लोगों ने तुम लोग के बदलने के लिए मजबूर किया और बदल भी रहे हो। और न वो प्रेमचंद की कहानी ठाकुर का कुआं का समय है, न घास वाली का समय है कि घास वाली को चैन सिंह किस तरह छेड़ता था। लेकिन घास वाली ने उस समय अपने समाज की कमजोरी के कारण चुपचाप रह जाती थी, लेकिन वो आज घास वाली नहीं है, बल्कि जिस यंत्र से वो घास काटती थी उस यंत्र से आज तुम्हारा बहुत नुकसान किया जाएगा। अगर घास वाली को छेड़ेगी तो तुमको कहीं का रहने वाले भी नहीं छोड़ेगी। अगर ठाकुर के कुआं, जैसे प्रेमचंद ने कहानी लिखा जिसमें पानी लेने से मना किया जाता था, तो आज वो कुआं को भर दिया जा रहा है। अगर तुम मुझे प्यासे मारोगे तो तुमको भी प्यासे मारा जाएगा। तो इस तरह के जो प्रवृत्तियाँ आई वो 90 के दशक में आया बिहार में, जब लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बने। और ये बिहार ही नहीं, बिहार का जो प्रभाव रहा वो पूरे भारत में रहा, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी पे। और ये काशीराम जी का जो प्रभाव रहा पूरे देश में रहा। इस तरह से देखा जाए तो ये जननायक कर्पूरी ठाकुर के जो वंशज हैं वो कहीं न कहीं समानता लाने की बात की, ताकतवरों को ताकत तोड़ने की बात की। एक और उदाहरण आपको जहानाबाद में स्वर्गीय जगदेव बाबू को दे रहा हूँ कि जिनको वहाँ के दबंगों ने उनको जीप में बांध करके घसीट करके किस तरह मौत के घाट उतार दिया। तो वो समय नहीं है। उनके वंशज अब हाथ से हाथ मिलाने के लिए, सीना से सीना मिलाने के लिए तैयार हैं। इस चलते अगर देखा जाए तो जननायक कर्पूरी ठाकुर के जो वंशज हैं वो सामाजिक समानता की बात कर रहे हैं। और हमारी जो लड़ाई है किसी पार्टी से नहीं है, बल्कि जो दबंगाई के विचारधारा धारण करने वाले जो पार्टी में शामिल हैं और ख़ास करके एनडीए अलायंस में, उससे हमारी लड़ाई है। और उस लड़ाई का जो जवाब है वो इलेक्शन से ही दिया जा सकता है, सत्ता से ही दिया जा सकता है। क्योंकि 90 के दशक में जब बिहार ही नहीं पूरे देश में ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी की सरकार बनी तो उन्होंने इनका मुकाबला किया, इनको जवाब दिया
और इनको अपने घर में घुसने के लिए मजबूर कर दिया गया। खास करके बिहार के क्षेत्र में देखेंगे तो आज जो लोग दबंगई से पहले जीते थे वो आज भी जीना चाह रहे हैं, लेकिन उसकी दबंगई कहीं न कहीं ख़त्म हो चुका है। इस तरह से देखा जाए तो स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर के सपनों को आज के डेट में इंडिया अलायंस के लीडर साकार कर रहे हैं और उसमें सफलताएं मिल रही है और आगे भी मिलते रहेगी। थैंक्स।